दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हम अरस्तू के न्याय सिद्धांत और नागरिकता संबंधी विचारों को देखेंगे। अरस्तू का न्याय सिद्धांत जानने से पहले ये देखते हैं कि उनका जो न्याय सिद्धांत था वो किन तथ्यों पर आधारित था। अरस्तू का न्याय सिद्धांत है वह समानुपातिक न्याय था। समानुपातिक न्याय अर्थात अरस्तू ने अपने न्याय सिद्धांत को अधिकार मूलक या कानून के आधार पर स्थापित किया था। इसका हम अगर तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं तो प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को कार्य विशेषीकरण पर आधारित किया था, जिसमें उन्होंने समाज को जो 3 वर्गों में विभाजित किया था कि जो 3 वर्ग हैं वह उनके जो विशेष गुणों के आधार पर इसको प्लेटो ने एक्सप्लेन किया था। जैसे कि प्लेटो ने बताया था कि जो समाज में व्यक्ति हैं, जो शासक वर्ग, दूसरा सैनिक और तीसरा उत्पादक वर्ग, अर्थात जब ये तीनों वर्ग अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपने गुणों के आधार पर जो कार्य करेंगे वही राज्य में न्याय है। परंतु यहाँ पर अरस्तू का जो मत है वह प्लेटो से भिन्न मत है, जिसको हम आगे देखते हैं कि अरस्तू ने अपने न्याय सिद्धांत को 2 भागों में विभाजित किया था, एक सामान्य न्याय और दूसरा विशिष्ट न्याय। सामान्य न्याय को अरस्तू ने संपूर्ण न्याय की भी संकल्पना दी थी। इसको हम समझ सकते हैं कि अरस्तू ने बताया था कि जो संपूर्ण न्याय है वह परिवार में होता है। परिवार में जैसे कि पिता का जो नियंत्रण अपने संतानों पर या पुत्रों पर जो होता है, माता पिता के द्वारा जो नियंत्रण बच्चों में, दास में जो होता है, इसको अरस्तू ने संपूर्ण न्याय की संज्ञा दी। दूसरा जो है विशिष्ट न्याय, इसको अरस्तू ने पुनः 2 भागों में विभाजित किया था, जिसमें पहला कि अनुपातिक न्याय और दूसरा सुधारात्मक न्याय का नाम दिया गया है, जिसमें अनुपातिक न्याय को वितरणात्मक न्याय भी कह सकते हैं। अनुपातिक न्याय के आधार पर अरस्तू ने यह बताने का प्रयास किया था कि जो राज्य में व्यक्ति हैं और व्यक्तियों के द्वारा जो राज्य में कार्य किया जाएगा, उसी के अनुरूप उन व्यक्तियों को उनके कार्य के अनुसार राज्य के द्वारा जो पद या पुरस्कार हैं, प्रोत्साहन है, उसका वितरण उसके कार्य के आधार पर दिया जाएगा। दूसरे में अरस्तू सुधारात्मक न्याय की बात करते हैं। सुधारात्मक न्याय में अरस्तू ने यह बताने का प्रयास किया है कि राज्य में जो भी व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उनके द्वारा अगर राज्य में कानून के अनुसार कोई कार्य नहीं किया जाता है या कानून का उल्लंघन किया जाता है या कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों को या कोई अपराध के कार्य करता है, तो इसमें राज्य क्या करेगा, उसमें एक सुधार की प्रक्रिया रहेगी, जिसमें अरस्तू कहते हैं कि कोई व्यक्ति है जो अपराध करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ एक दंडात्मक कार्यवाही के परिणाम स्वरूप उसमें हम सुधार की गुंजाइश को देखते हैं। अर्थात यहाँ पे अरस्तू ने इसको इस प्रकार से सुधारात्मक न्याय को न्याय की संज्ञा में रखा है। तो और आगे इतना तो हम देखते हैं कि अरस्तू ने अपने न्याय के सिद्धांत में किस प्रकार से न्याय को 2 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करके स्पष्ट किया है। आगे हम बढ़ते हैं, अरस्तू ने अपने नागरिकता संबंधी विचारों को किस प्रकार से स्पष्ट किया है। अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचारों को जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि नागरिकता क्या होती है। नागरिकता जो है वह किसी व्यक्ति का राज्य के साथ संबंध को बताती है। अर्थात कोई व्यक्ति है किसी राज्य या देश का जो नागरिक होगा, उस देश के द्वारा उस व्यक्ति को कौन कौन से राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, जितने भी अधिकार हैं उस राज्य के द्वारा उस व्यक्ति को दिए जाएंगे, और ये किसे मिलेंगे, उस देश के नागरिक को। इसी क्रम में अरस्तू जो उस समय तत्कालीन यूनान का जो समय था, उसमें अरस्तू अपनी जो नागरिकता संबंधी विचार है और वो आज वर्तमान की दृष्टि से कहीं ना कहीं बहुत अलग है, जिसको हम समझते हैं कि अरस्तू ने माना है कि राज्य के केवल वही लोग नागरिक हो सकते हैं जो राजनीति में, शासन प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
अर्थात इसमें अरस्तू ने यह बताने का प्रयास किया है कि केवल ऐसे व्यक्ति जो राज्य के विधानमंडल और न्यायपालिका में जिनकी पूर्ण सक्रियता है, वह सक्रिय हैं पूर्ण रूप से, ऐसे ही लोगों को राज्य का नागरिक होना चाहिए। साथ ही अरस्तू ने राज्य के नागरिक होने के कुछ गुणों की भी चर्चा की है। वे कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति नागरिक होंगे जिनमें नैतिक कर्तव्यों के पालन करने का दायित्व हो, साथ में वो शासन में शासित होने का गुण हो। तो इसके आधार पर अरस्तू ने यह बताने का प्रयास किया है कि अगर राज्य के नागरिकों में ये सब गुण होंगे तो राज्य में क्या होगा, स्थिरता कायम रहेगी, क्योंकि ऐसे नागरिकों में क्या रहेगा, संयम थोड़ा सा उनमें अधिक रहेगा और उनको एक श्रेष्ठ मनुष्य की श्रेणी में रखा है। तो इस प्रकार से हम आगे जैसे देखते हैं कि अरस्तू की जो नागरिकता का सिद्धांत है वह एक आज के जो सामान्य नागरिकता है उससे बहुत डिफर है। जैसे तूने आगे बढ़ते हुए नागरिकता संबंधी विचारों में यह कहा है कि राज्य में जो महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, दास या विदेशी लोग हैं, साथ में जो शिल्पियों की श्रेणी में आते हैं, वे राज्य के नागरिक नहीं हो सकते। अरस्तू ने कहा है क्योंकि इन लोगों में वह विवेक, बुद्धि, तर्क क्षमता, इन सब की कमी होती है और इस आधार पर कहीं ना कहीं मतलब ये उनका कहने का प्रयास है कि ये वर्ग समाज का कमज़ोर वर्ग है। अतः इन कमज़ोर वर्गों को राज्य जो है इनको नागरिक की श्रेणी में नहीं रख सकता है, जो आज की दृष्टि से तर्कसंगत भी नहीं है। क्योंकि आज हम अगर वर्तमान संदर्भ में देखते हैं तो कोई भी देश में जितने भी लोग होंगे, लोगों में मतलब सब आ जाते हैं, जैसे बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, यदि वह उस देश में निवास कर रही हैं तो आगे आने वाली उनकी जो पीढ़ी बच्चे होंगे वह भी उस देश के नागरिक होंगे। साथ ही अगर वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं तो एक विधिक कानूनी प्रक्रिया के तहत या उस देश के संविधान में उल्लिखित जो कानून है, प्रक्रिया है, उसके आधार पर वह उस देश की नागरिकता ले सकते हैं, जो कि अरस्तू के विचारों से आज का जो दृष्टिकोण है उससे काफ़ी भिन्न है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बस थैंक यू।